मैं 18 साल की थी Okay. और मैंने एक म्यूजिकल प्ले डायरेक्ट करा, प्रोड्यूस करा, उस टाइम पे स्पॉन्सर्स लेकर आई जस्ट टू प्रूव टू माई फैमिली कि आई हैव द कैलिबर। तो निकी नरूला अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे प्यार को फील करती हैं? वो मजाक क्या हुआ जो बुरा लग गया? Exactly. मजाक था तो फिर तो हंसी आनी चाहिए थी, बिल्कुल। बुरा क्यों लगा फिर? अपना कद और ऊपर कर ले ए आसमां, अपना कद और ऊपर कर ले ए आसमां, तेरे कद से ऊंची मैं अपने हौसलों की उड़ान रखती हूँ। तुम्हें तमीज नहीं है तो स्पेस बनाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं निकी नरूला। मैम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। निकी नरूला को पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहचान तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। हर चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं जो निकी की अभी रिलीज़ हुई मूवी है, मैं वापस आऊँगा। क्या कहेंगी आप निकी इसके बारे में? जितना बोलो उतना ही कम है। एक तो मतलब आई थिंक अभी तक का मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट बीइंग इम्तियाज़ अली सर डायरेक्ट कर रहे हैं। सीन्स मेरे दिलजीत दोसांझ के साथ हैं और कास्टिंग करी है मुकेश छाबड़ा साहब ने। तो मतलब इट्स कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। और किस एक्टर का ड्रीम नहीं होता इम्तियाज़ सर के साथ काम करने का। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने जर्नी की बात करी, तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही उनकी फिल्म तमाशा की वजह से हुई थी। ओके। तो तमाशा ने माइंडसेट बदला मेरे हस्बैंड का जब उन्होंने वो फिल्म देखी। और एक जब हम फिल्म देख के निकले तो गाड़ी में एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ओके। तो मैं हमेशा से मेरी नेचर बड़ी चुलबुली और मैं बहुत हम टॉकेटिव हूँ, बट देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द कार। एंड अगले दिन तक वो साइलेंस ऐसी थी जैसे एक वॉइड होता है जो हम फील करते हैं। तो वो उस फिल्म ने झंझोर दिया मुझे कि मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ जो बाकी सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मेरा जो कलाकार है वो दब गया है, वो मर गया है। और वो फिल्म ने मतलब उस चीज़ को, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे शायद उतनी नहीं चली, बट बहुत आर्टिस्ट से आप जाके पूछो, हर आर्टिस्ट सलाम करता है उस फिल्म को, क्योंकि बहुत से लोगों ने फिर उसके बाद कॉर्पोरेट्स के जॉब छोड़े ये देखने के लिए कि हमारा सोल कॉलिंग क्या है। बिल्कुल। राइट। राइट। एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे काबिल तारीफ सबसे बात ये है कि माई हस्बैंड कम्स फ्रॉम कन्वेंशनल बैकग्राउंड। आपको Okay. पता ही है, पंजाबी तो जी, हो बिल्कुल। है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि कम्युनिटी वाइज अगर आप देखो तो पंजाबियों को भी थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है। अगर आप जैसे देखो, बंगाली कम्युनिटी है, दे आर वेरी फॉरवर्ड हैं। वो जो रॉकी और रानी में उन्होंने दिखाया ही है पंजाबी और कैसे बंगालीज थोड़े से ज़्यादा दे आर वेरी कल्चरल। ओके। एंड इवन ये आप नॉर्थ ईस्टर्स को भी देखिए, वहाँ पे सारी जो वुमेन है, दे आर ऑलवेज वर्किंग एंड ऑल। बट थोड़ी सी बनिया कम्युनिटी और मुझे लगता है पंजाबी कम्युनिटी, दे रियली नीड टू लर्न, बिकॉज वो थोड़ा सा ना, वहाँ पे क्या परमिशन आप सीख करते हो। पहले पापा से परमिशन चाहिए, फिर अपने हस्बैंड से परमिशन चाहिए। राइट। बट मैं कहूँगी कि ठीक है, दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी मुझे लगता है मैं लिखवा के लाई हूँ एक डेस्टिनी की, मुझे ये करना था। बट वो मुझे 35 ईयर्स पे मिला, जब मैं 35 साल की हुई तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। बट एक अच्छी जर्नी आपकी रही है, एक थिएटर से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड का माइंडसेट आपकी बातों से लगा कुछ और था, अचानक से चेंज हुआ। तो एक लंबी जर्नी, 10 साल की जर्नी आपकी, थिएटर से फिल्म, फिल्म से OTT, एक बड़ा आपने सफ़र तय किया है। तो जब शादी वाली चीज़ें आई, आपकी लाइफ चेंज हुई, तो क्या आपने थिएटर से रेस्ट लिया? आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह जीने लग गई थी? क्या अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइए। बिल्कुल यही था बेसिकली। मैं तो NSD करना चाहती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो Okay. मेरे को तो एक्टिंग ही करनी थी। जब मैं 7-8 साल की थी तब से मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है। बट फादर साहब जो थे मेरे, ही इज़ नो मोर, तो वो काफ़ी अगेंस्ट थे कि नहीं, ये इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर वुमेन। फिर उनका जैसे भी टिपिकल एज ए सेट पंजाबी का होता है, जो माइंडसेट पंजाबी कम्युनिटी में कि शादी कर दो, अब उम्र हो गई है। तो आई वॉज हार्डली 23 की थी, तो मैंने शादी कर ली। और क्या कहते हैं, जब शादी कर ली तो मतलब कभी बात ही नहीं करी, इन द सेंस कि समझ में आ गई थी कि फादर को जब इतने अगेंस्ट है तो कभी पूछने की भी कोशिश नहीं करी अपने हस्बैंड से। वो अलग बात है कि सबको पता था कि मुझे एक्टिंग पसंद है, क्योंकि शादी से पहले मैंने पूरा एक प्ले डायरेक्ट करा। मैं 18 साल की थी। Okay. और मैंने एक म्यूजिकल प्ले डायरेक्ट करा, प्रोड्यूस करा, उस टाइम पे स्पॉन्सर्स लेकर आई जस्ट टू प्रूव टू माई फैमिली कि आई हैव द कैलिबर। और उन्होंने देखा, बहुत सराहाया भी कि बहुत अमेजिंग था। लायन किंग करके नाम था उस प्ले का। बट इसलिए मेरे हस्बैंड को पता था कहीं ना कहीं कि इसका फर्स्ट लव तो यही है, बिकॉज आई वॉज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने फिर स्विच Wow. करा क्योंकि अब एक्टिंग अलाउड नहीं थी, तो देन माई हस्बैंड ओनली सेड वन डे कि यू नो व्हाट, आई वांट यू टू डू, आई डोंट वांट यू टू लाइक बी अ कोरियोग्राफर। तो मैं गुस्सा हो गई, मैंने कहा कि इतने साल मैंने निकाल दिए, फैमिली प्लानिंग ये वो, एंड यू नो दैट आई एम एम्बिशियस, आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सो ही वाज लाइक कि नो बट व्हाट अबाउट थिएटर? सो दैट वॉज द टर्निंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि पैरों तले ज़मीन निकल जाने वाला मोमेंट, कि ये क्या बोल दिया, ये कहाँ से आया, यू नो। एंड देन ही सेड कि आई नो कि तेरा शुरू से जो है, ही ओनली सेड, ही सेड कि ये जो तेरा डांस है, इट वॉज ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन, वो तेरा पहला ऑप्शन नहीं था। तो तेरा अंदर का जो वो आर्टिस्ट है, वो तो एक्टिंग करना चाहता है, तो तू कर ले। एंड बीइंग अ फीमेल, एक हस्बैंड अगर स्पोर्टिंग रहे तो आपकी लाइफ काफी हद तक बहुत change हो बदल सकती जाती है, बिल्कुल। और तो अब ऐसे में फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, तो आप अपने पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करती मुश्किल तो होता है ना। और आई थिंक वो जो मुश्किल, जो संघर्ष है, वही ब्यूटी है जर्नी की। अगर सब कुछ इतना इजी फ्लोइंग हो जाए तो शायद उसमें मज़ा भी ना आए। तो ये भी मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, और मैं देवी साधना भी करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे मतलब यू नो दुर्गा के जैसे मेरे 10 हाथ हैं, और मैं मल्टीटास्किंग की चैम्पियन हूँ मैं तो और मुझे लगता है कि वो मेडिटेशन से मुझे वो क्लैरिटी कह लो, जैसे यू हैव टू डिसाइड ना कि भाई व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी ऑफ द डे, कि मेरे अभी सपोज करो अभी जैसे मुझे आज इंटरव्यू के लिए आना है, तो मुझे अपनी कुछ चीज़ें थोड़ी साइड पे रखनी पड़ेंगी, कि बाद में होंगी। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, हाउ यू वांट टू डू। लाइक ऑडिशन आ गया तो फिर मुझे पहले ऑडिशन को देना है। ऑडिशन से बात आई तो इम्तियाज सर की नज़रों में कैसे निकी नरूला आई? सो ये इट इज़ ऑल थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा जी, जिन्होंने धुरंधर की भी कास्टिंग करी है, तो वो बादशाह हैं आज की डेट में कास्टिंग के, एंड फॉर अ रीज़न। मतलब मैंने देखा है कि ही रियली हैज़ दैट जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर्स। तो पीछे मैं उनकी ऑफिस गई हुई थी, उन्होंने एक सैटरडे मोनोलॉग करके एक एक्टिविटी निकाली हुई थी, तो आई वाज इन बॉम्बे। तो मैंने कहा चलो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, तो मैं चली गई। एंड वही एज लॉन्ग कि इतने लोग लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए थे, तो वो थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी पूरी टीम को इतना मतलब डांटा, एंड सबको झाड़ पड़ी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तो स्पेस बनाओ। और आके उन्होंने कैसे सारा कुछ स्पेस बनाया, सारे एक्टर्स को अंदर की इतनी गर्मी में तुमने एक्टर्स को बाहर खड़ा करा हुआ है। दिस इज व्हाट मेक्स मुकेश छाबड़ा, बिकॉज ही हैज दैट रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स। वो होना भी चाहिए, exactly. और एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, एक रिस्पेक्ट गेन करने के लिए काफी स्ट्रगल रहता है। जैसे आजकल रहता है बॉलीवुड वर्सेस और स्ट्रगलिंग एक्टर, ये दौर चल रहा है। तो इस ऐसे में अपने आप का स्टैंड क्लियर रखना, ऐसे में एक अच्छा आपको सपोर्टर मिलना बहुत जरूरी है। तो आप इस जर्नी के बारे में क्या करेंगे? क्या आपको भी शिकार होना पड़ा कि बॉलीवुड एक्टर वर्सेस न्यू कमर? देखो वो शिकार नहीं बोलूंगी मैं, एक जर्नी है वो तो, मतलब इन द सेंस कि यू नो वही अगेन की नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं कि हम बोले नेपोटिज्म बोल दिया, यू नो लाइक जैसे आप कह रहे हो, तो ये तो एक जर्नी है ना। एक आप बीज डालते हो तो उसको पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है। हम सोचे कि आज मैंने बीज डाल दिया, मेरे को आज ही रिजल्ट्स मिल जाए, टाइम लगता है चीज़ों को। दूसरी चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि जैसे बॉलीवुड में जो लोग अगर उस फैमिली से आ रहे हैं, तो अगर कोई ज्वेलर है, अगर आज हजूरी लाल है, अगर उनके बेटे तो उनकी पदवी पे बैठेंगे, बिल्कुल। कोई बिजनेसमैन है तो वो तो बोलेगा ना कि तू भाई मैं तेरे को पक्का पकाया दे रहा हूँ भाई, तू आ अपना कर। पर आगे बेटे के ऊपर है या बेटी के ऊपर है कि वो उस बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं कि नहीं। बट अगर आपके आज मेरी बेटी है 18 साल की है, अब जितना भी मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या मेरा जो भी रहा है, वो क्या मैं अपनी बेटी के लिए यूज नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। तो इसमें फिर नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? तो बस ऐसा बहुत सारा बनाया जाता है धर्रा, जैसे हम सुनते हैं, हम न्यूज़ करते हैं तो हम सुनते हैं कि नहीं नेपोटिज्म बहुत हावी रहता है, न्यू कमर हमेशा पीछे रहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर ऐसा है तो जो अभिषेक बच्चन साहब हैं, वो क्यों नहीं उस मुकाम तक पहुँच पाए, राइट? और क्यों मनोज बाजपेयी तो नहीं है, वो तो आउटसाइडर है। उनकी अभी आप देखो फिल्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखो जो भी ये चीजें हैं, ये आपको जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बिजनेसमैन भी है, आपको एक अपॉर्चुनिटी इजी हो सकती है कि आप 1 या 2 प्रोजेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हो तो कोई आपके ऊपर करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा? एग्जैक्टली। बट अब हम बात करेंगे इम्तियाज अली, वापस आपकी मूवीज पर आएंगे, मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली अपने आप में फेमस है, हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से गढ़ते हैं, बहुत सही। उसमें निकी नरूला का क्या कैरेक्टर है, ये हमारा पब्लिक बहुत जानना चाहती है, सुनना चाहती है आप ही के मुंह से, क्योंकि आज वो रिलीज हो गई है, ऑब्वियसली लोग देख रहे होंगे। बट निकी नरूला उस कैरेक्टर में कैसे घुसी, उसको कैसे गढ़ा गया,
ये आप बताएं। मेरा नाम मुझे बड़ा पसंद है, उन्होंने नाम बड़े अच्छे रखे हुए हैं, स्मार्टी, क्रिस्टल, तो ऐसे मैं आई एम प्लेइंग हिज फर्स्ट कज़न। तो मुझे यही जो ब्रीफ था वो यही था बेसिकली कि जो स्टोरी है अगर आप देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती बिकॉज यू शुड गो एंड वॉच द फिल्म, पर आप नसीर साहब को देखो तो उन्होंने इनके ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया है और वो एक पास्ट में किसी में फंसे हुए हैं एंड ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड। तो जो दिलजीत हैं वो निकल पड़े हैं उनकी किसी एक जहाँ पे उनकी सुई अटक गई है, वो क्या माजरा था या क्या रहा उनकी पास्ट लाइफ में जब रायट्स भी हुए, तो कुछ तो है, कोई गुत्थी वो सुलझाना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि जब वो शुरू करते तो पहले तो फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलती कि भाई अब वो डेथ बेड पे तो क्या करना चाहता है, लाइक, बट उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो आती है कि वो क्रिस्टल उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है कि ओके इफ ही वांट्स टू ट्राई टू हेल्प, कि नसीर साहब एक अच्छी एटलीस्ट उनको एक टफ उन्होंने ज़िंदगी जी है तो कम से कम वो विदा उनको एक अच्छे नोट पे करे कि उनको उनके आंसर्स मिल जाएं। तो उसमें क्रिस्टल उनको हेल्प करती है, बस इतना सा है। तो एज अ क्रिस्टल आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? क्या निकी नरूला और क्रिस्टल में सिमिलैरिटीज हैं? हाँ बिल्कुल है, बिकॉज क्रिस्टल एम्पैथेटिक है ना, और वैसी ही हूँ मैं भी रियल लाइफ में। दैट्स ग्रेट। आपके आगे बात करेंगे आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में। हर एक स्टार का या हर एक इंसान का एक सपना होता है कि मुझे अपनी लाइफ में किस तरीके का रोल चाहिए। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरा ड्रीम जो रोल है वो है हीरा मंडी में जो मनीषा कोइराला ने प्ले किया। ओके। और जैसे आई हैव बीन सो लकी कि मेरे को इम्तियाज़ अली सर के साथ काम करने मिला है, तो आई एम बिसॉर्टेड बाय संजय लीला बंसाली एंड हिज वर्क। जो वो काम करते हैं, जैसे गंगूबाई, क्या अमेजिंग रोल था, तो मतलब वो भी जैसे गंगूबाई है, या मेरे को ज़्यादा आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि वो मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। आपको चैलेंजिंग, तो मेरे को हाँ आई वॉन्ट डू समथिंग विच इज़ चैलेंजिंग, और मुझे वो नेगेटिविटी जो वो मनीषा कोइराला ने, ऊपर से लाइक उसमें जैसे उर्दू है जी, तो मैं लिखती भी हूँ, मुझे उर्दू बहुत पसंद है, और मैं कहती हूँ कि शायद पास्ट लाइफ में मैं मुसलमान थी क्योंकि जो उनका जो पहनावा है और जो बोली है वो मुझे बहुत मीठी लगती है। और जैसे मैं आपके सोशल अकाउंट्स देखती हूँ उसमें आप बहुत अच्छी शायरी और कविताएं शेयर करती हैं। कुछ शायरी और कविताएं हमारे दर्शकों के लिए भी हो सकती है? अभी एकदम बैक ऑफ द हैंड तो ऐसे कुछ भी। ओके, तो मेरा एक फेवरेट शेर है, अपना कद और ऊपर कर ले ए आसमां, अपना कद और ऊपर कर ले ए आसमां, तेरे कद से ऊंची मैं अपने हौसलों की उड़ान रखती हूँ। बहुत खूब। बिल्कुल, आप अपने हौसलों की उड़ान अच्छी तरीके से भर रही हैं और सब उसको देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी जर्नी बहुत मोटिवेशनल रही है, बहुत इंस्पिरेशनल रही है। वही चाहती हूँ मैं। पर मैं यहाँ एक हट के आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने आपके सोशल अकाउंट्स पर देखा कि आप मैं बहुत रोमांटिक पर्सन हूँ, आपका एक कैप्शन था। तो रोमांटिक पर्सन किस तरीके से रोमांटिक है निकी नरूला? ये तो आपने बिल्कुल इम्तियाज़ अली सर वाला सवाल पूछ लिया, बिकॉज दैट्स व्हाट आप उनकी सारी फिल्मों में देखो कैसे रोमांस को पोर्ट्रे करते हैं। एंड इसी मैं वापस आऊँगा, मैं यही देखने को आपको मिलेगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे सवाल पूछा कि ऐसा प्यार भी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने कहा सी दैट इज़ व्हाट इट मेक्स यू फील। जब आप रॉक स्टार देखते हैं, तमाशा जैसी फिल्म देखते हैं, दीपिका ने उनको सपोर्ट किया, तो वो जो सेल्फलेसनेस है ना, एक्चुअली में प्यार को कभी कोई ठीक से समझा ही नहीं कि प्यार क्या होता है। प्यार वो नहीं है कि मेरे लिए तू कर, मतलब इट्स एक्चुअली प्यार वो है जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। दैट इज व्हाट इज लव, जो कि बहुत रेयर है। एग्जैक्टली, जिसको हम सोलमेट्स कह सकते हैं। तो निकी नरूला अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे प्यार को फील करती हैं? आई डोंट थिंक सो। ओके। बट आपका सिनेमा और आपका एक्टिंग, आपका करियर ही आपका पहला प्यार है। यस, ये आप कह सकते हो। और उसमें एक डायलॉग है, मैं डिस्क्लोज कर दूं? बिल्कुल। तो दर्शक इसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं। सो मैं वापस आऊँगा, मैं एक डायलॉग है, वैसे तो फिल्म अब रिलीज होगी तो मैं बता ही सकती हूँ। तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सीन है और उस पर वही मेरे आंसू आ गए थे देख के। तो दिलजीत जो है उसमें बोलते हैं कि एंड में ये आता है, डिस्क्लोज होता है कि क्या होता है ये प्यार, कि वो एक्चुअली एक जहर है। वो एक जहर है हमारे अंदर, जो कि
जिसको बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। और ये इस तरह का प्यार वो आपका अपने काम के प्रति भी हो सकता है, बिल्कुल आपका पैशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, यू नो। सो फॉर मी मेरा इट्स माई एक्टिंग, एंड आई थिंक मेरे लिए तो वही तपस्या है, वही मेरी साधना है। दैट्स सो नाइस। और इस साधना में हम थोड़ा ऐड ऑन करके ये पूछेंगे, निकी नरूला आने वाले टाइम में किस रोमांटिक हीरो के साथ मूवी करना चाहेंगी? मतलब कौन सा ऐसा एक्टर है जिनके बता साथ दूं? बिल्कुल, दर्शकों को यही तो मसाला चाहिए। तो अब मुझे अमित साठ जी बहुत पसंद है, ओके, बहुत हॉट लगते हैं वो। और मैंने उनके साथ सीन भी किया हुआ है ब्रीथ इनटू द शैडोज में। तो मैं ऐसे बिल्कुल ना वेरी फ्रैंकली, मतलब जैसे दिलजीत जी भी आए तो मैं यही बात कर रही हूँ कि एक्टर्स को कितना मेंटली स्ट्रांग होना होता है कि सामने कोई भी अगर बच्चन साहब भी खड़े तो आपको अपना स्थिर रहना है और आपको अपना काम करना है कि ही इज़ माई को एक्टर। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक्टिंग के अलावा जो आपको करनी है अपने ऊपर। बट एक वो इंसान है कि वो जो सामने आ गए तो आई स्टार्टेड फंबलिंग लाइक यू नो, एंड मेरे को इतना वो लगा कि इनको लग रहा होगा कि इसको कि इतनी कच्ची एक्टर है। मैंने कहा लेकिन उनको ये कौन बताया कि मैं लाइक आप इतने अट्रैक्टिव लगते हो मुझे और आपके साथ मैं आज सीन भी कर रही हूँ। तो इट्स लाइक तो आई वुड लव टू बी ऑपोजिट हिम बिकॉज आई थिंक वी आर द सेम एज आल्सो। ओह वाओ। अच्छा निकी, आपने थिएटर किया है, आपने बॉलीवुड भी किया है, आप OTT पर भी धूम मचाई रही हैं, तो आपको सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म अपनी कलाकारी को दिखाने के लिए क्या लगता है? ये मैंने एक्चुअली यही रियलाइज़ करा जब मैं वापस आऊँगा देखने गई जी। तो अभी मुझे पीछे किसी ने यही चीज़ पूछी कि OTT में और इसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप सोचो बड़ा पर्दा ही है, आप उसका कोई सानी नहीं है। रीज़न बीइंग उसको आप जब आप घर पे बैठे होते हो तब रिमोट से रिवाइंड फॉरवर्ड कर लेते हो और टाइम देख रहे होते हो कि भाई कितना बच गया। अब अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है हमारा, बिल्कुल इम्पेशेंट है, अच्छा अब ये थोड़ा लंबा ड्रैग हो गया, फॉरवर्ड कर दिया, राइट। या फिर अब कितना टाइम बचा है। तो आप तो हो ही नहीं उसके अंदर, जो आप देख रहे हो आप पूरी तरह उस पर फोकस्ड ही नहीं हो। लेकिन जब आप सिनेमा में जाते हो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होती, और वो जिंदगी की तरह है कि वो आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, वो चल रही है तो चल रही है और आपको उसके साथ मूव करना है। और आप उसके अंदर इतना समा जाते हो कि यू टोटली आप समर्पित हो जाते हो उसमें कि आपको अपना फ़ोन, अगर अच्छी फिल्म आप देख रहे हो तो आपका अपना फ़ोन को भी उठाने का मन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये फ़र्क है OTT और एक बड़े पर्दे पे। थिएटर में आपने एक लंबा टाइम निकाला है, तो थिएटर अगर आपको बोला जाए निकी नरूला वापस आप थिएटर जाइए, क्या आप जाएंगे? मेरा फर्स्ट लव है थिएटर। अच्छा। हाँ, आप नसीर साहब को देखिए, ही हैज़ कितना उन्होंने इंडियन थिएटर को कंट्रीब्यूट किया है, एंड दैट इज़ वाई नसीर साहब इज़ नसीर साहब। जितना मर्जी कोई बोले, मुझे लगता है तवज्जो ही नहीं मिला इंडियन थिएटर को उस हिसाब से। इट रियली नीड्स इट्स ड्यू, एंड आई फील कि ये AI और ये सब आने की वजह से अब ये आप देखेंगे, आपके सामने वक्त आएगा कि लोगों को, अब आप देखो लाइव शोज कितने बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब जाके लोगों को ये है कि हम लाइव देखना चाहते हैं। तो थिएटर की जो ब्यूटी है वो यही है कि उसमें भी कि आप जब सीन कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है रीटेक की। बिल्कुल, राइट। तो उसकी जो प्रिपरेशन है, और यही मैं कहती हूँ कि अगर हर एक्टर को थिएटर करना चाहिए क्योंकि वही आपको आपकी क्राफ्ट को शार्पन करेगा। आप बहुत मोटिवेशनल हैं, लेकिन अभी आपने एक लाइव कॉन्सेप्ट की बात की, तो कॉमेडी शोज आजकल बहुत पॉपुलर हैं, लाइव कॉमेडी शोज। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, बिरयानी कंट्रोवर्सी। हाँ, इस पर आप क्या रिएक्शन देंगी? क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो ऐसे मिसगाइड हो रहा है ऐसे कॉमेडी शोज की वजह से। तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज करेंगी और इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहेंगी? मुझे एक्चुअली, मैं इतना न्यूज़ देखती नहीं हूँ फ्रैंकली, और मुझे पता लगा इस बारे में, एंड आई वाज लाइक रियली रियली डिसअपॉइंटेड कि ये कैसा है। मतलब हम ना, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह क्या गई है? मतलब ठीक है आप कर रहे हो, जैसे अभी देखो वो भी जब हुआ था बियर बाइसेप्स वाला भी जो इतना प्रॉब्लम हुआ, आप अगर टीवी पे हो तो आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये टीवी के सामने आना, एक कैमरा के सामने आना। तो आप कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? बिल्कुल, और दुनिया आपको देख रही है। और यूथ मुझे लगता है ज़्यादातर डिपेंडेबल होता है आप जैसे कलाकारों पे, कॉमेडियंस पे, क्योंकि आप लोग उनके लिए एक मोटिवेशन है। एग्जैक्टली, और इसलिए मुझे पता लगा कि FIR हुई है, तो मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट हुई है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही काम करा है अपना, और करना चाहिए, क्योंकि आप फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी नहीं आप कर सकते ना। बिल्कुल। और आप ऐसा ही सेट की जिम्मेदारी है, और इतने छोटे बच्चे, उनकी इम्प्रेशनेबल एज होती है, वो सीख रहे हैं आपको देख के, तो उनको लगेगा हाँ भाई सही है। और कल को क्या है कि यही मजाक, आप कह रहे हैं मजाक है,
लेकिन जैसे आपको मैंने कोई मजाक करा, आपको बुरा लग गया, तो मैं यही बोलती हूँ कि फिर वो मजाक क्या हुआ जो बुरा लग गया? एग्जैक्टली, मजाक था तो फिर तो हंसी आनी चाहिए थी। बिल्कुल, बुरा क्यों लगा फिर? बिल्कुल, है ना? तो ये कोई बात नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे मजाक के नाम पे, और यही होता है मजाक के नाम पे कि वुमेन के साथ आप कितनी डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं, चाहे उसकी बॉडी शेप है, चाहे उसका काम है, या कुछ भी है। एक इवन हाउसवाइफ को, जैसे सदगुरु जी ने भी बोला कि हम बोलते हैं वो जस्ट अ हाउसवाइफ, जस्ट अ हाउसवाइफ। जस्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, वो तुम्हारा पूरा घर चला रही है, तुम्हारे बच्चों को उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो ये मैं एक बात है कि भाई औरतों को रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हो तो मतलब यही सीख आप आगे लोगों को दे रहे हो। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि इसमें वुमेन का भी बहुत बड़ा रोल है कि उनको अपनी सेल्फ वर्थ, यू नो, ये सोसाइटी ने वेरी क्लोज टू, लाइक वेरी लाइक यू नो, मेरे बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक। कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लो और अभी भी देख लो, क्या है वुमेन में इतनी पावर है। हम एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन वुमेन ने अपनी ही पावर को कभी उसको ठीक से समझा ही नहीं। और इसीलिए ये रीज़न है कि जब हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं या जो होती है, आपने ही सबको मर्दों को वो तवज्जो दे दी आपको डिसरिस्पेक्ट करने की। आपने क्यों दी? बिल्कुल। तो आप हमारी वुमेन्स को, हमारी जो यंग लड़कियां हैं, उनको एक क्या मैसेज देंगी कि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें और अपने आप, क्योंकि एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टार हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो एक लड़कियों और वुमेन्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बहुत सारे मैसेजेस, इसमें 2-3 मैसेजेस बोलूँगी जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा, और मेरी खुद की बेटी है 18 साल की। तो सबसे पहले सेल्फ वर्थ की बात, जैसे मैंने बोली कि पहले क्या था, परमिशन मैं सीख कर रही हूँ कि मेरे पापा क्या चाहते हैं, मेरा भाई क्या चाहता है, मेरा हस्बैंड क्या चाहता है। आप पहले अपने आप से ये पूछो कि आप क्या चाहते हो, और अगर आप क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो, तो अगर आपको उसके लिए लड़ना भी पड़े तो आप लड़ जाओ। यू स्टैंड फॉर इट। क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते ना, तो जिंदगी में कोई आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता। तो ये क्या है कि पेट्रियार्की ने कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो फैब्रिक ऐसा बना दिया कि आपको दिखा दिया कि आप शायद वीक हो, या आपको परमिशन की जरूरत है। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप सक्षम हो हर चीज के लिए। तो आप पहले तो परमिशन मत मांगो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अगर ये करना है तो आपको वो करना है। दूसरी चीज, बाउंड्री बहुत जरूरी है। बाउंड्री सेट करना, चाहे वो आपके खुद के घर वाले ही क्यों ना हो। अगर आपके घर से ही वो शुरू हो जाती है, जब एक डिसरिस्पेक्ट, जहां पे भी आपको लगे ना कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, आपको आवाज उठानी है, चाहे वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वेरी फ्रैंकली, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन अगर वो आपको कम आंक रहे हैं, या आपको इसलिए कम आंक रहे हैं क्योंकि आप एक औरत हो या आप एक लड़की हो, तो आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये सोच गलत है। बिल्कुल, बजाय कि ये करने की आप उस चीज को बिलीव करने लग जाओ। और साथ में निकी, हम यूथ के लिए भी आपसे एक मैसेज चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ बहुत अपने आप को पुश करता है। लाइक बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं या मेरे रिलेटिव्स में ऐसे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, बट वो हमेशा अपने आप को पीछे रखते हैं क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं। आपकी जर्नी काफ़ी मोटिवेशनल है, तो प्लीज़ हमारे यूथ को एक मैसेज आपकी जर्नी की तरफ से। सो वेरी फ्रैंकली थिंग इज़ कि ये ईजी तो कोई भी जर्नी नहीं होती, और थोड़ा यूथ का, आज की जो जनरेशन है, एक अच्छी बात है कि उनको बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ की कि वो करना क्या चाहते हैं। हमें और ऑप्शंस भी बहुत हैं, तो दे रियली नो कि व्हाट दे वांट टू डू। हमारी जनरेशन के टाइम पे तो शायद इतना पता ही नहीं था लोगों को कि हम करना ही क्या चाहते हैं। माँ बाप ने जो बोला बेटा डॉक्टरी कर ले तो डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग करना तो इंजीनियरिंग कर ली। आज के माँ बाप भी बहुत ओपन माइंडेड हैं, बिकॉज फिल्म्स की वजह से, लाइक 3 इडियट्स जब फिल्म आई तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन फिर भी उसका जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है, ये भी है कि मेहनत से कतराते हैं। हमारी जो पहली जनरेशन थी वो बहुत मेहनती थी। अभी की जो जनरेशन है ना, उनको लगता है कि हमें सब कुछ प्लेटर पे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। और बॉम्बे में करोड़ों की जनता उतरती है, और ये फैक्ट है। तो अगर आपको लगे कि आपके फीचर्स अच्छे, आप सुंदर हो और आप जिम कर रहे हो, बॉडी कर रहे हो, शायद अपनी क्राफ्ट पे काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एक तपस्या है, इसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल। और आपके लिए कोई भी थाली पे परोस के नहीं तैयार बैठा है कि अरे ये आए आज तो हम इनको एक फिल्म दे देंगे, ऐसे नहीं होता। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी रिजेक्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट? तो रिजेक्शन से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इवन इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, टेक इट एज अ लेसन कि
मैंने इससे क्या सीखा, नॉट लाइक दिस कि अरे आई गॉट रिजेक्टेड, बट फेलियर ओनली मेक्स यू रीच सक्सेस। बिल्कुल। निकी नरूला बहुत बड़ी मोटिवेशनल है यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए, और 35 इयर्स में अपना करियर शुरू करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इन सब बातों से आप निकी से सीख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा निकी आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत 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 सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।